नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी, फिर हाजिर हूं आपके लिए इंडियन पॉलिटी को लेकर। इंडियन पॉलिटी को हम पढ़ते पढ़ते आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी है उसका एक नया चैप्टर है भारत की संसद के बारे में। आज हम पढ़ेंगे संसद का एक भाग। संसद का बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ी डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हार्ड नहीं है, बड़ी सिंपल सी भाषा की है और इसमें लगभग 2 या 3 वीडियो बनेंगे। और आज इसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। थोड़ी सी चर्चा हम संसद की करेंगे और डिटेल से हम समझने की प्रयास करेंगे कि राज्यसभा क्या है और राज्यसभा का जो फाउंडेशन है, फॉर्मेशन है, वो कैसा है, राज्यसभा गठन कैसे होता है, सारी की सारी चर्चा हम करेंगे। पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है भारत में उसके बारे में आप भारत का जो संविधान है उसके भाग 5 में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं, केंद्र सरकार में उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा और मंत्रिपरिषद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यदि कोई नया दोस्त देख रहा है तो प्लेलिस्ट में से जाकर उनके बारे में आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छे वीडियो है, आपको पसंद आने वाले हैं। तो बात को स्टार्ट करेंगे हम राज्यसभा से, और राज्यसभा क्या कुछ है, क्या कुछ राज्यसभा की चर्चाएं हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से एक चीज को आप समझते जाना कि वास्तव में राज्यसभा के बारे में क्या है। तो देखो, भारत में एक सिस्टम जो बना हुआ है पार्लियामेंट संसदात्मक शासन प्रणाली है, और यहां जो भी कानून बनता है वो संसद बनाती है। और ये जो सारी चीज जो संसदीय शासन प्रणाली है वो इंग्लैंड के संविधान, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो देखो, भारत में देश हित में यदि कानून बनाना हो, देश हित में यदि कोई कानून बनाना हो तो वो कानून जो बनाता है वो कौन बनाती है? संसद बनाती है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है, जो भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी है। देखो, जितने भी कानून बनेंगे संसद बनाएगी। और क्यों बनाएगी? संसद किसके प्रति उत्तरदायी है? जनता के लिए। कोई भी कानून बनेगा वो जनता के भलाई के लिए, जो काम होगा उसके लिए कानून बनेगा। भारतीय संविधान के 5वें भाग, जिसकी बात कर रहे थे केंद्र सरकार, 5वें भाग के अंतर्गत आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक, आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? संसद से संबंधित है। ध्यान रख लेना, आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक जो आर्टिकल है उसमें संसद से संबंधित है, जिसमें संसद का गठन, संसद की संरचना क्या है, संसद की अवधि क्या है, राज्यसभा लोकसभा की अवधि क्या है, अधिकारियों के बारे में, प्रक्रिया, विशेष अधिकार सहित सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है आर्टिकल 79 से 122 तक। तो इन्हीं आर्टिकलों को हम आगे आने वाले 2-3 वीडियो में समझेंगे। 79 से लेकर 122 तक जो आर्टिकल है उनको समझेंगे, और उनको समझने के साथ ही हमारे समझ में आएगी कि वास्तव में संसद है क्या, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, दोनों में अंतर क्या है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किस प्रकार उनका गठन होता है, कितने सदस्य होते हैं, जितने भी प्रश्न है वो सब के सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो आज राज्यसभा को लिए है, कल लोकसभा को लेंगे और सारे मुद्दों पर हम चर्चा इस पे करेंगे। तो जल्दी से जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फायदा किसका होगा? आपका। आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। और वीडियो के अंत में यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाना, और साथ ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है, आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो दिल की भड़ास निकालिए कमेंट सेक्शन में जाकर। तो देखो, भारत की बात करूं तो सर्वोच्च जो है वो है विधायिका। भारत में सर्वोच्च है विधायिका कानून निर्माण की प्रक्रिया में। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। देखो, यहीं से सवाल बनता है, संसद के 3 भाग होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। देखो, संसद के 3 भाग क्यों है? संसद का काम है कानून बनाना, और कानून बनाने के लिए राज्यसभा का रोल है उसमें, कानून बनाने के लिए लोकसभा का उसमें रोल है, और लास्ट में कानून में सिग्नेचर जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। तो राष्ट्रपति भी संसद का अंग है। तो यहां ध्यान रखना, संसद, कई बार मोटे तौर से हम समझते हैं कि संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा। हमने एक बिल्डिंग देख रखी है, ये संसद है, लेकिन वो संसद की बिल्डिंग ही केवल संसद नहीं है, राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होता है संसद में। तो देखो, 2 सदन होते हैं, लोकसभा जिसको हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, लोगों की सभा कहते हैं, और एक राज्यसभा है जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो राज्यों की सभा है, से मिलकर बनती है। संसद के निर्माण में एक उच्च सदन होता है जिसको राज्यसभा कहा जाता है। उच्च सदन, राज्यसभा, 2 सदन होते हैं, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। उच्च सदन है वो राज्यसभा है, और एक निम्न सदन होता है जिसको कहते हैं लोकसभा।
देश का राष्ट्रपति जो कि दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो संसद का अंग माना जाता है और ये तीनों अंगों के मार्गदर्शन जनता के प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है और ये तीनों अंग मिलकर ही कोई भी विधेयक है वो बनता है। कानून जब बनता है तो इन तीनों की आवश्यकता होती है, इसलिए तीनों को संसद कहा जाता है मिलकर। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब देखो आर्टिकल 79 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 79 में क्या कहा गया है कि देश के सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था के रूप में एक संसद की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 79 कहता है कि देश में एक संसद होगी, ये आर्टिकल 79 में कहा गया है, जो कि अपने 3 गठों से मिलकर बनी होगी। एक प्रेसिडेंट होगा, एक राज्यसभा होगी और एक लोकसभा। आर्टिकल 79 कहता है कि संसद के 3 भाग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 79 का संबंध किससे है? संसद के बारे में। लेकिन हम संसद के एक भाग के बारे में पढ़ेंगे और वो संसद का भाग है राज्यसभा। तो हम सबसे पहले राज्यसभा की संरचना की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि राज्यसभा की संरचना किस प्रकार होती है। देखो नाम से पता चल रहा है राज्यसभा। राज्यसभा जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। देखो 2 भाग मैंने बताया, संसद के 3 भाग होते हैं वैसे, लेकिन 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे अमेरिका की मैं राज्यसभा की बात करें तो वहां समान प्रतिनिधित्व है। भारत में अलग अलग राज्यों में जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग प्रतिनिधित्व है। तो मैं बात कर रहा था राज्यसभा की संरचना की। संविधान के आर्टिकल 80 किससे संबंधित है? राज्यसभा से संबंधित है। आर्टिकल 80 किससे? 79 किससे? संसद से। 80 है राज्यसभा से, जिसके आर्टिकल 80 कहता है कि इसमें राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 250। 80 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। अब देखो इसमें से 238 सीटें राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से भरी जाएगी, वहीं 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट होगी। 238 सीटें हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी और 12 सीटें मनोनीत होगी। 12 सदस्य जो है राज्यसभा के, जो कला, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी इससे जुड़े हुए महान व्यक्तियों को इसमें नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति। कितने? 12 सदस्य। तो 12 सदस्य वो होंगे प्लस 238, तो टोटल कितने, मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। ये आर्टिकल 80 में कहा गया है कि राज्यसभा में 200 अधिकतम 50 हो सकते हैं। वर्तमान की मैं बात करूं कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा में वर्तमान में है 245 सीटें, जिसमें से 225 सदस्य राज्यों से, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो 225 प्लस 8 233 हो गए और प्लस 12 245। वर्तमान में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 245। ये सब आपको पता होगा यदि आपने कंपटीशन की शुरुआती दौड़ स्टार्ट कर दी है तो। अब देखो राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है। राज्यसभा में मैं कह रहा था कि जो अमेरिका की सीनेट है उसमें सभी की 50 राज्य हैं, तो 50 राज्यों की बराबर सीटें होती है, 2-2 सीटें। लेकिन भारत में अलग अलग राज्यों में जो जनसंख्या के हिसाब से ज्यादा बड़े राज्य है उनकी सीटें ज्यादा होगी और जिनकी जनसंख्या कम है उनकी कम होगी। जनसंख्या के हिसाब से राज्यसभा की सीटों का आवंटन होता है। इसलिए जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी उसे सीटें भी अधिक मिलेगी, अर्थात वो राज्य जिसने पॉपुलेशन बढ़ाई है राज्यसभा की सीटें उसको ज्यादा मिल गई। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उसकी जनसंख्या ज्यादा है, सीटें ज्यादा है। सिक्किम है उसकी जनसंख्या कम है, सीटें कम मिलेगी। तो देखो और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम सीटें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहां 31 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें, जबकि त्रिपुरा में सिर्फ 1 सीट है क्योंकि जनसंख्या कम है वह, तो 1 सीट है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली, पांडिचेरी को ही केवल राज्यसभा की सीट मिली हुई है, बाकी किसी भी राज्यसभा की सीटें मिली हुई है। तो दिल्ली, पांडिचेरी को राज्यसभा की सीटें मिली हुई है, बाकी देखो बात करें तो सीटें ही नहीं है, इतनी जनसंख्या कम है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली और पांडिचेरी को ही राज्यसभा की सीटें मिली हुई, बाकी किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा की सीटें नहीं मिली हुई है। 31 सीटें राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की है। 10 सीटों की बात करें तो राजस्थान से 10 सीटें हैं। और यहां देखो कुछ राज्य ऐसे हैं, त्रिपुरा जैसे, जहां 1 सीट है राज्यसभा की। तो कहने का मतलब है जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा वहां राज्यसभा की सीटें उसको ज्यादा मिलेगी। तो ये है स्ट्रक्चर की बात। कार्यकाल की बात करें तो ये अलग से होता है। लगभग भारत में बात करूं तो सभी
संस्थाओं की कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। लेकिन राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। तो देखना, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और हर एक 5 साल बाद में चुनाव होता है, ये आप जानते हो। लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा एक ऐसा निकाय है जिसके अनुसार उसका कभी विघटन नहीं होता, लगातार चलती रहती है। अब लगातार चलने का मतलब क्या है? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि भाई जैसे 11वीं क्लास और 12वीं क्लास, 2 क्लासें हैं। अब 11वीं क्लास खाली कब होगी? जब 11वीं क्लास का रिजल्ट आएगा तो सारे के सारे बच्चे 12वीं में चले जाएंगे। लेकिन मान लो 2-2 महीने बाद में एग्जाम हो और कुछ बच्चे पास होते रहे और कुछ बच्चे 10वीं से 11वीं में आते रहे, तो 11वीं क्लास अनवरत रहेगी कि नहीं रहेगी? बस ध्यान से समझना, राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि मान लो कि क्लास 11 है, एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लास 11 का। क्लास 11 है और एक है क्लास 12, ठीक है। 12th क्लास और 11th क्लास के बच्चों की बात करें तो 11th क्लास के बच्चों के साथ सिस्टम क्या है कि भाई एक साथ मार्च में एग्जाम होता है, जून में एग्जाम होता है, तो सारे के सारे बच्चे 12th में चले जाते हैं, तो ये क्लास खाली हो जाती है। लेकिन मान लो इसको चेंज कर दिया जाए, प्रत्येक 2 महीने बाद में एग्जाम हो और सारे बच्चे एक साथ पास नहीं हो, तो 11वीं क्लास अनवरत रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। ऐसा ही सिस्टम राज्यसभा में है। आर्टिकल 83(1) के अनुसार राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होगा, यानी कि ये निरंतर चलने वाली संस्था है, हमेशा रहेगी। ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर सांसदों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। देखो, राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको भी सांसद कहते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको भी सांसद कहते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों की मैं बात करूं तो उनके कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसलिए हर 2 वर्ष में लगभग 1/3 सीटों के लिए चुनाव होता है। सेवानिवृत्त व्यक्ति जितनी बार चाहे राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति अगर सेवानिवृत्त हुआ तो उसे हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में राष्ट्रपति द्वारा भरा जाता है। देखो ध्यान से समझना, राज्यसभा के प्रत्येक 2 साल में चुनाव होते हैं 1/3, तो 2-2-2, तो 6 साल का कार्यकाल हो गया। प्रत्येक 2 साल में 1/3 व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाते हैं, नया चुनाव हो जाए। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति अगर सेवानिवृत्त हुआ तो उसे हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में राष्ट्रपति द्वारा भरा जाएगा। मनोनीत जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए चुनाव होते हैं प्रत्येक 3 साल। कितनी सीटें खाली हुई उसी हिसाब से 3 साल, प्रत्येक 3 साल में मान लो 12 सदस्य है, 12 सदस्य में 4 सेवानिवृत्त हुए तो प्रत्येक 3 साल में उसका चुनाव होगा। लेकिन राज्यसभा के बाकी सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। क्लियर है? यह है उनकी कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों की बात करें, सभापति और उपसभापति की बात कर ले थोड़ी सी कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। अर्थात राज्यसभा की कार्यवाही का जो सभापतित्व करता है वो उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा एक ऐसा निकाय है जिसका सभापतित्व ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होता लेकिन सभापतित्व करता है। और मैं यूं कहूं कि उपराष्ट्रपति का पद ही केवल इसीलिए बना, 2 कामों के लिए बनाया गया, राज्यसभा में सभापतित्व करने के लिए या राष्ट्रपति का जब पद खाली हो तो उसको अल्पकाल के लिए भरने के लिए। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। देखो बड़ी अजीब बात है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है जबकि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। ये यहां भी अजीब है, अजीब संयोग है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनते हैं। सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है लेकिन एक उपसभापति भी चयन करती है और वो उपसभापति कौन होगा? उसी राज्यसभा के सदस्यों में से उसको चुना जाएगा। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में उपसभा अध्यक्षों का एक पैनल होगा और उसमें से एक सदस्य को कार्यवाही का सभापतित्व किया जाएगा। देखो मान लो कोई दिन ऐसा आए जब उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं हो, उपसभापति भी मौजूद नहीं हो, तो फिर उसके बाद में एक पैनल बना होता है 5-7 आदमियों का। तो उनमें से किसी व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि आज की कार्यवाही में आप सभापतित्व करेंगे। लोकसभा के विपरीत राज्यसभा का सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति को नहीं देता है।
ध्यान से समझना, लोकसभा का सभापति होता है, वो अपना इस्तीफा उपसभापति को देता है। लेकिन राज्यसभा के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो किसको इस्तीफा देता है? राष्ट्रपति को। आप सबको पता है उपराष्ट्रपति किसको इस्तीफा देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। तो ये है उपराष्ट्रपति इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है, इसलिए वहां उपसभापति को उसका इस्तीफा नहीं दिया जाता। ये बात आई थी सभापति और उपसभापति की। क्लियर भाषा में है, नो बकवास, बीच में एकदम सटीक बात, सीधी सी बात। कई यूट्यूब पे आपको गाने मिलेंगे, यहां कुछ नहीं मिलने वाला, आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स की बातें। मेरे को जोक सुनाने भी नहीं आता, तो सीधी सी आपको बात करनी है तो केवल इंडियन पॉलिटिक्स की करने वाला हूं। तो बात हमने की सभापति और उपसभापति की, बातें हमारे क्लियर हुई, क्योंकि आधे घंटे में हमें समझना है, डिटेल से समझना है राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके चुनाव की प्रक्रिया की बात करूं तो आर्टिकल 80 में भाग है 4, तो उसमें कहा गया है कि राज्यसभा का प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा। राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव है, पहली बात कौन करता है? विधानसभा के सदस्य, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है वो राज्यसभा के सदस्यों को वोट देते हैं। निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ध्यान रख लेना बात को उसको। और साथ ही उनके चुनाव की जो प्रक्रिया है, वो पद्धति जो है वो वैसी है जैसे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। एकल संक्रमणीय मत आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय जिसको ट्रांसफर होता है, तो वो प्लस आनुपातिक वोट की वैल्यू मैंने बताया था राष्ट्रपति वाले पोर्शन में, आपको याद आ रहा होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, तो इसके आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, जिसे कि निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और वो ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव वो करते हैं। राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया सिंपल सी भाषा में समझाई मैंने। अब मैं बात करूं कि राज्यसभा का सदस्य बन कौन सकता है, उनके सदस्यों की योग्यता क्या है। संविधान के आर्टिकल 84 में संसद के सदस्यों के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई। 84 क्या कहता है? संसद के सदस्यों में क्या क्या योग्यता होगी उसके लिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए किसी व्यक्ति के पास, मैं बता रहा हूं, वो योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, निर्वाचन आयोग द्वारा नियमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेनी चाहिए और प्रतिज्ञान करना चाहिए, उस पर अपने हस्ताक्षर। देखो, भारत का नागरिक हो, उसे कम से कम 30 वर्ष पूरे किए हो, वो उसके पास ऐसी अर्हता होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या समय समय पर जो संसद कानून बनाती है उसके अनुसार उसकी योग्यता होनी चाहिए। 3 योग्यताएं मैं बता रहा हूं। भारत का नागरिक हो, 30 साल की हो, लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, और समय समय पर संसद जो कानून बनाती है उसके अनुसार उसकी योग्यता होनी चाहिए। निर्हरताएं का मतलब ये नहीं होना चाहिए, अर्हताएं होनी चाहिए, निर्हरताएं नहीं होनी चाहिए कि ये चीज आपके पास है तो आप नहीं बन सकते। अर्हता का मतलब होता है ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, निर्हरता ये आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो क्या नहीं होनी चाहिए? संविधान के आर्टिकल 102 में संसद के ये निर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्भर होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले के निर्धारित न होना संसद के विधि द्वारा घोषित किया गया कोई लाभ के पद पर धारण नहीं हो। पहली ये योग्यता निर्भरता ये होनी चाहिए कि वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो विकृत चित्त मन का नहीं होना चाहिए। विकृत चित्त का मतलब है कि दिमाग सटका हुआ, खराब दिमाग का नहीं होना चाहिए। और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा विद्यमान है यदि वह उन्मोचित दिवालिया है कि वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। उन्मोचित मतलब पागलपन टाइप के दौरे नहीं आना चाहिए। वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह किसी भी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुसिंग
अस्वीकार किया गया कि किसी व्यक्ति ने विदेश की नागरिकता अर्जित कर ली है तो ऐसा व्यक्ति भी राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन इस प्रकार निर्धारित कर दिया गया या किसी संसद के द्वारा ऐसा नियम बनाया गया हो जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, वो व्यक्ति भी राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। तो मोटे मोड़ देख लो, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, भारत की छोड़ दी हो, दूसरे देश से ज्यादा निष्ठा करने वाला हो, या यूं कहे कि आपको संसद ने ऐसा कानून बनाया जिसके तहत उसको अयोग्य घोषित किया है, तो इस मामले में राज्यसभा का सदस्य वो नहीं हो सकता। राज्यसभा की विशेष शक्तियां देखो, इसको मोस्ट में यूं मोस्ट बना रहा हूं मैं, अब मोस्ट है ये, इसको समझना आप कि भाई हम बात करेंगे लोकसभा की भी बात करेंगे आगे। तो आज राज्यसभा पढ़ रहे हैं तो राज्यसभा में आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि कई बार सवाल आता है, छोटे छोटे बच्चे सवाल करते हैं कि भाई राज्यसभा शक्तिशाली है, लोकसभा शक्तिशाली है, और पॉलिटिकल साइंस या यूं कहे पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ता है उसमें तथ्य ऐसे होते हैं कि एक बार ये बढ़िया लगता है, एक बार वो बढ़िया लगता है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंटों की एक बड़ी समस्या होती है कि एक दिन मैंने पाठ पढ़ाया कि सत्य बोलनी चाहिए, बच्चों को लगता है सत्य बोलनी चाहिए, दूसरे दिन हो सकता है उसी पाठ का एक अलग पन्ना है जिसमें इस प्रकार बताया गया है कि लगने लगा कि सत्य से भी कहीं भी नुकसान हो सकता है। तो मैं बात कर रहा था कि कभी आपको लगेगा लोकसभा शक्तिशाली है, कभी राज्यसभा। तो राज्यसभा की कुछ विशेष पावर है जो लोकसभा को नहीं है। तो वो कौन कौन से पावर है जहां से मोस्ट सवाल बनते हैं कि लोकसभा के पास नहीं है लेकिन राज्यसभा के विशेष शक्तियां, तो कौन कौन सी है? तो राज्यसभा के पास विशेष शक्तियां जो लोकसभा के पास नहीं है। आर्टिकल 249 के तहत 249 क्या कहता है कि राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी विधान बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। आर्टिकल ये मैं पढ़ा चुका हूं। आर्टिकल 249 में राज्यसभा को विशेष शक्ति दी गई है कि यदि राज्यसभा किसी विषय जो राज्य सूची का था उस पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार दे सकती है। यह पावर लोकसभा के पास नहीं है, राज्यसभा पारित करे। दूसरे शब्दों में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे कि संसद को किसी राज्य के लिए कानून बनाने चाहिए तो संसद की यह शक्ति मिल जाती है कि वो राज्य के लिए भी कानून बना सकती है। वैसे तो राज्य के लिए कानून संसद नहीं बना सकती, लेकिन यदि 2/3 बहुमत से राज्यसभा किसी प्रस्ताव को पारित कर दे कि संसद को कानून बनाना चाहिए तो वो पावर राज्य सूची से निकलकर उनके पास आ जाते हैं अस्थायी तौर पर। वो रहेगा राज्य सूची में लेकिन वो अस्थायी तौर पर उसको कानून बनाने का पावर किसके पास आ जाएगा? संसद के पास। आर्टिकल 249 इंपॉर्टेंट मोस्ट, ये है राज्यसभा की विशेष पावर की बात। दूसरा विशेष पावर है आर्टिकल 312 में। आर्टिकल 312 क्या कहता है कि राज्यसभा संसद और केंद्र राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। कि देखो आर्टिकल 312 के तहत जो अखिल भारतीय सेवाएं 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, ये जो आईएफएस है, इस प्रकार की जो सेवाएं होती है वो अखिल भारतीय सेवाएं। राज्यसभा यदि चाहे तो आर्टिकल 312 के तहत वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। यानी कि अगर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के अलावा किसी सेवा को अखिल भारतीय सेवा बनाना है तो राज्यसभा ही ऐसा कर सकती है, लोकसभा ऐसा नहीं कर सकती। खोपड़ी में घुस रहा है या ऊपर चल जा रहा है? सरल भाषा है, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें आपको और ज्यादा जोर दिमाग में डालने की जरूरत है। आर्टिकल 249 और 312। 249 क्या कहता है? राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है संसद। कब? जब लोग राज्यसभा पारित करे प्रस्ताव 2/3 बहुमत से। 312 अखिल भारतीय सेवाओं के मामले में। तीसरा है राष्ट्रपति को देश में आपातकाल की उद्घोषणा करने का अधिकार है, लेकिन ऐसी प्रत्येक उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा नियत अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य। अगर आपातकाल उस समय लागू हुआ हो जब लोकसभा विघटन हो गया हो, फिर लोकसभा तो हो लेकिन 1 महीने के अंदर अनुमोदन से पहले विघटित हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में मान लो स्थिति क्या दे रखी है कि देश में राष्ट्रपति ने आपातकाल लग गया। आपातकाल लगते ही आप सबको पता है कि निश्चित समय में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के अनुमोदन की आवश्यकता है। लेकिन अनुमोदन से पहले लोकसभा विघटित हो गई हो या आपातकाल लगते समय लोकसभा भंग थी, विघटित थी, तो उस स्थिति में पुनः जैसे ही लोकसभा का गठन होगा उसकी पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर आपातकाल की उद्घोषणा पास करना जरूरी है, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे एक शर्त यह है कि उससे पहले राज्यसभा में वो पास
पास करवाना आवश्यक है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। तो राज्यसभा एक अनवरत संस्था है, इसलिए आपातकाल के समय यदि लोकसभा मौजूद नहीं है, विघटित है, भंग स्थिति में है, तो अनुमोदन कहां होगा? राज्यसभा के पास, क्योंकि राज्यसभा परमानेंट सदन है। 3 पावरों की बात की। एक और सवाल बनता है कि कौन सी स्थिति है जहां राज्यसभा लोकसभा की शक्तियां बराबर नहीं होती? ऐसे कौन कौन से काम है जब लोकसभा और राज्यसभा बराबर नहीं थी? देखो, कोई भी कानून बनता है तो लोकसभा में विधेयक पारित होता है तो लोकसभा में पारित करवाना पड़ता है राज्यसभा। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं, अभी मैं चर्चा करूंगा, कुछ मामले ऐसे हैं जहां लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर नहीं है। कौन कौन से मामले? धन विधेयक। पहला, धन विधेयक के मामलों की बात करिए तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा पावरफुल होती है राज्यसभा से। कैसे? कि धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता, और राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती, केवल और केवल वो 14 दिन रोक सकती है। तो इस मामले में देखें तो लोकसभा पावरफुल है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, यदि अस्वीकार करती है तब भी दोनों सदनों द्वारा माना जाएगा। तो धन विधेयक के मामले में कहानी ये है, धन विधेयक प्रारंभ होता है लोकसभा से। धन विधेयक यदि लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा को भेजा और राज्यसभा ने उसको स्वीकृत नहीं किया, पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, और पुनर्विचार में वापस लोकसभा ने उसको स्वीकृत कर दिया, तो राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती। यदि उसको नहीं पास करे 14 दिन रोक सकती है, ज्यादा से ज्यादा पारित माना जाएगा। वहीं वित्त विधेयक की भी बात करें तो इसमें सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन इसे पारित करने के मामलों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान, दोनों में पारित करवाना पड़ेगा। लेकिन वित्त विधेयक प्रारंभ कहां होगा? लोकसभा। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा बिल्कुल कमजोर है, वित्त विधेयक में कमजोर नहीं है, लेकिन प्रारंभ लोकसभा से होगा। 2 बिंदु पे हमने चर्चा की। तीसरे की बात करें, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय का भी अंतिम अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास है। तो धन विधेयक का निर्धारण भी कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का सभापति का कोई काम नहीं है वहां। तो यहां भी कौन पावरफुल हुई? लोकसभा हुई। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहां पावरफुल कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा पावरफुल हुई। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की यदि बात होती है, संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, तो उस समय भी पावरफुल होगी लोकसभा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करता है। राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, उसके अनुदान मांगों पर मतदान नहीं करती। राज्यसभा बजट पर चर्चा कर सकती है, अनुदान मांगे जो बाद में मांगे होती है उस पर मतदान करने का पावर किसके पास है? लोकसभा के पास। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित किया जाएगा। यहां भी देखोगे आप कि राज्यसभा का काम आपातकाल समाप्त करने के मामले में नहीं है, आपातकाल अनुमोदन में दोनों को करना पड़ेगा। लेकिन मैंने बताया था राष्ट्रीय आपातकाल में कि लोग आपातकाल को हटाना है तो लोकसभा अकेली हटा देगी, एक संकल्प द्वारा हटा सकती है। तो यहां भी लोकसभा पावर। देखो, पहले हमने पढ़ा राज्यसभा शक्तिशाली थी, अब बात कर रहे हैं हम लोकसभा शक्तिशाली है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। देखो, मंत्रिपरिषद को हटाना है तो उस मामले में राज्यसभा कुछ नहीं करती। अविश्वास प्रस्ताव जो पारित होगा वो कहां होगा? लोकसभा में, न कि राज्यसभा। तो यहां देख के तो देखो, मैंने पहले बताया तो उसको पढ़ रहे थे, मैंने कहा था एक बार कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हो तो एक समय लगता है कि ये शक्तिशाली है, ये बात सही है, दूसरे समय लगेगा ये शक्तिशाली। राज्यसभा की शक्तियों में 249 को पढ़ा, लग रहा है कि राज्यसभा तो बहुत शक्तिशाली है भाई, लेकिन अब लग रहा है कि लोकसभा शक्तिशाली है। तो दोनों चीजों को हमने समझा, लोकसभा शक्तिशाली है, राज्यसभा शक्तिशाली है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दोनों शक्तिशाली अपनी अपनी जगह। राज्यसभा के स्ट्रक्चर को पढ़ा, राज्यसभा के काम को हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। आज का छोटे से वीडियो में हमने राज्यसभा का कुछ मोटे मोटे नॉलेज हमने प्राप्त कर लिया। बात करेंगे लोकसभा की, बात करेंगे विधेयकों की, बात करेंगे हम कौन कौन से विधेयक किस प्रकार पारित होते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन छोटा सा आइडिया था, आप इस वीडियो के लिए तैयार हो जाओ कि हमें पूरे संसद की डिटेल हमें पढ़नी। थोड़ी सी जल्द फास्ट भाषा थी, लेकिन समस्या कोई आती है तो इंडिकेट आप कर सकते हो, कमेंट हमें कर सकते हो। वीडियो में और क्या सुधार कर सकते हैं हम, आपके सुझाव आमंत्रित है, आप हमें सुझाव दे सकते हो।
एक नए वीडियो में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप यूं ही पढ़ते रहे और यूं ही सफलताएं प्राप्त करते रहे। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।